विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत पर कब्जे के लिए उनकी ही दो बहुओं के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए मैदान में उतारने की घोषणा कर दी, यानी मुलायम के लोकसभा सीट पर बड़ी बहू डिंपल यादव ने दावा ठोक दिया है। तो खबर यह भी है कि बीजेपी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को टिकट दे सकती है। ऐसे में यादव परिवार में लोगों को बड़ी बहू बनाम छोटी बहू की जंग देखने को मिल सकती है। दरअसल समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने हाल ही में यूपी के बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी से लखनऊ में मुलाकात की। अपर्णा ने इस साल के शुरू में हुए यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा था। अपर्णा ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर की। अब अपर्णा की उनसे मुलाकात के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को ही मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। मैनपुरी लोकसभा सीट सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन की वजह से खाली हुई थी। आपको बता दें कि डिंपल यादव 2012 और 2014 में कन्नौज सीट से सांसद रह चुकी हैं, और ऐसे में बताया भी जा रहा है कि अपर्णा और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चौधरी के बीच क्या कुछ बातचीत हुई, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। बीजेपी ने मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान अब तक नहीं किया है, लेकिन अगर बीजेपी अपर्णा यादव पर दांव खेलती है तो यादव परिवार में दो बहुओं की दिलचस्प जंग देखने को मिल सकती है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ कंचन द्विवेदी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। कंचन जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है सपा के, बहुत स्वागत है सर आपका। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, रत्नेश जी बहुत स्वागत है आपका। अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है सुबह सपा के, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं भुवन जी आपके साथ ही। भुवन जी, क्या डिंपल यादव सपा के गढ़ को बचा पाएगी, विरासत को संजो के रख पाएगी, क्या उस एकाधिकार को कायम रख पाएगी जो कि अभी तक समाजवादी पार्टी का रहा है मैनपुरी सीट पर? देखिए नेहा जी, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, जो मैनपुरी का जो चुनाव हो रहा है वहां की जनता ललायित है माननीय नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। ये जो चुनाव हो रहा है वहां पर, तो निश्चित तौर पे वहां की जनता जो कि माननीय नेताजी की कर्मभूमि रही है और हर परिवार के से उनके सदस्य से एक परिवार का नाता था, और अपने परिवार को जो खोने का गम होता था, मुझे भी वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और वहां पर दीपावली में जो कई उनके जो समर्थक थे, कई उनके जो अनुयायी थे, कई उनके जो मित्र थे, उन्होंने दीपावली जैसा त्योहार भी नहीं मनाया। ये पता चलता है कि उनका वहाँ पर परिवार का नाता था। और निश्चित तौर पे जब चुनाव का परिणाम आएगा और वहाँ की जनता ने, मैनपुरी की जनता ने ये चुनाव को अपने हाथों में ले लिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, ये चुनाव आप जब इसका परिणाम आप देखेंगे, वहाँ की भारतीय जनता पार्टी वर्सेस वहाँ की जनता हो गया है, निश्चित तौर पे ये आपको दिखाई दे। ठीक है कंचन जी, भारतीय जनता पार्टी अभी तक मैनपुरी सीट कभी जीत नहीं पाई है, कैसे इस रिकॉर्ड को तोड़ेगी? जी हाँ जी, देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी किसको जीत पाई है, किसको नहीं जीत पाई है, ये हमें रामपुर से लेकर के और बहुत प्रकार से जो हमने अभी जीता है, अभी लखीमपुर खीरी निकला हुआ है, अभी बाकी लखीमपुर खीरी को भी छोड़ दिया जाए तो सबसे बड़ा उदाहरण रामपुर है, और उसके बगल में एक और क्षेत्र है। उन सब जो गढ़ माने जाते हैं, जो समाजवादी पार्टी के धरोहर माने जाते थे, वो हमने जीत लिया है। तो अगर ये मैनपुरी है तो देखिए ना, अगर मैनपुरी की बात करें तो क्वेश्चन तो यहाँ पर भी उठता है कि अखिलेश यादव जी ने डिंपल जी को ही क्यों खड़ा किया। यहाँ तो फिर से परिवारवाद लग गया ना। अगर देखा जाए तो मुझे एक बयान उनका याद आता है 2018 में भाषण के टाइम पर, चुनाव के टाइम पर उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें बयान दिया था कि डिंपल यादव जी
कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगी जिससे कि परिवारवाद का ये जो मैटर है वो सामने ना आए। लेकिन अब तो फिर से वो चुनाव लड़ रही हैं और खुद अखिलेश यादव जी ने उनको खड़ा किया। वैसे चाहते तो वो किसी और अपने व्यक्ति को खड़ा कर सकते थे, लेकिन उनको किसी पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने डिम्पल जी को ही खड़ा किया। तो सबसे बड़ा पॉइंट तो यही उठ जाता है कि आप किस लाइन पर चल रहे हैं, किन चीजों पर चल रहे हैं। आपका तो कोई बयान का कोई ठिकाना ही नहीं है कि आप 2018 में क्या देते हैं और 2022 में क्या करते हैं। तो खैर ये उनकी अपनी अपनी चीजें हैं। मैं जवाब ले लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ मैं। भुवन जी जवाब दे दीजिए, क्या उन पर ही एक भरोसा है, बाकी कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर भरोसा नहीं है, या फिर दूसरी बात ये कि कन्नौज क्योंकि वो सीट हार चुकी हैं, अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, सुरक्षित सीट तो ढूंढी ही जा रही थी डिम्पल यादव के लिए इससे पहले भी, तो क्या ये सुरक्षित सीट लग रही है इसलिए डिम्पल यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता साथी है अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें परिवारवाद की कर रही थी। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आपके चैनल के माध्यम से, जो गोला उपचुनाव हुआ इसमें अरविंद गिरी और अमन गिरी के बीच में क्या रिश्ता है? माननीय राजनाथ सिंह और पंकज सिंह के बीच में क्या रिश्ता है? और माननीय अमित शाह और जयशाह के बीच में क्या रिश्ता है? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, हिमाचल जब आप कभी बोलती है, कंचन जी जब आप बोलती है मैं बीच में कभी नहीं बोलता। प्लीज प्लीज मर्यादा बनाए रखें, प्लीज मर्यादा बनाए रखें। जी जी बोलिए बोलिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वहाँ पर लगातार आप ये देखेंगे परिवार, प्रेम कुमार धूमल से लेकर अनुराग ठाकुर तक एक लंबी फेरियत आप पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के जो परिवारवाद है। और मैं कहना चाहता हूँ माननीय डिम्पल यादव जी के बारे में, सरलता, सादगी और सौम्यता की प्रतिमूर्ति माननीय डिम्पल यादव जी है। और मैं कहना चाहता हूँ कोरोना काल में अगर सड़कों पे कोई थी अपने परिवार के साथ सेवा के लिए तो माननीय आदरणीय डिम्पल यादव जी थे। निश्चित तौर पे जब वो सदन में थी, विरासत को संजो के रखने की सब बात हो रही है, तो अपर्णा यादव भी तो रख सकती है, विरासत को आगे बढ़ा सकती है, वो भी तो बहू है। अगर बीजेपी उनको उतारती है चुनावी मैदान में, तो फिर आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है नहीं जी डिम्पल यादव ही विरासत को आगे बढ़ाएंगी? खैर देखिए, हमें देखिए आदरणीय अर्पणा यादव जी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है। ये विषय भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, वो उनको टिकट देती है या नहीं देती, ये हमारा विषय नहीं है। और लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक अन्य पार्टी, हमारे अन्य पार्टी के नेता भी यहाँ पर उनके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये भी अपने टिकट दे रहे हैं तो अच्छी बात है, सोशल लोकतंत्र की शुरुआत अच्छी बात है। परिवारवाद की बात, पार्टियां आई है राजनीति करने के लिए ही यहाँ पर। लेकिन एक सीधा सा सवाल मेरा अरुण जी आपसे, ओपी राजभर कहते हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी ने हमें तलाक दिया, अखिलेश यादव ने हमें तलाक दिया, हमने कबूल कर लिया। क्यों लगता है ऐसा कि धोखेबाज है अखिलेश यादव? देखिए, विधानसभा चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम कश्यप को टिकट देंगे, हम पाल को टिकट देंगे, हम बंजारा को टिकट देंगे, हम अर्कवंशी को टिकट देंगे, हम भूजी को टिकट देंगे, हम नायक को टिकट देंगे। लेकिन पहले चरण से लेकर के 5वें चरण तक हम लोग मांगते रहे, लड़ते रहे, नहीं दिया। हमने करहल से उठाकर प्रेमचंद कश्यप को ले जाकर सोहरतगढ़ लड़ाया, अपने टिकट पर लड़ाया और मजबूती से लड़ाने का प्रयास किया। उस समय भी माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि हम मदद करेंगे और हम खुद प्रचार करने के लिए आएंगे, और हमारे किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने नहीं गए, जबकि सारे कैंडिडेट उनके डम्मी थे। हम इस मसले पर नहीं जाते हैं क्योंकि वो बातें बीत चुकी है। अभी मैनपुरी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। मैनपुरी में हम 2 लोगों की चर्चा कर रहे हैं, एक यादव जी की कर रहे हैं, एक साक्य जी की कर रहे हैं। बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय ये सारे चीज कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी कश्यप समाज की चर्चा नहीं है, कहीं भी बाल प्रजापति की चर्चा नहीं है, कहीं भी बंजारा की चर्चा नहीं है, कहीं भी नायक की चर्चा नहीं है, कहीं भी तेली बढ़ई की चर्चा नहीं है, कहीं भी भूजी की चर्चा नहीं, क्योंकि ये भी अति पिछड़ा बड़ी संख्या में है। हम चाहते हैं कि आदरणीय नेताजी जब जिंदा थे तो मुझे ऐसा लगता था कि वो सभी समाज को लेकर चलते थे, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी सिर्फ और सिर्फ यादव समाज को लेकर के चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह यादव के साथ गठबंधन किया था क्या? अखिलेश यादव से तो आपकी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि हम वंचितों की, पिछड़ों की, दलितों की बातों को उठाएंगे, उनके मसलों को उठाएंगे। आप क्या कह रहे हैं सीधे सीधे कि अखिलेश यादव नहीं सुनते हैं इन सब की? आदरणीय अखिलेश यादव जी सिर्फ और सिर्फ यादव की राजनीति करते हैं, बाकी सभी जातियों को डमरू बनाकर रखते हैं, सिर्फ वोट दिलाने का ठेकेदार बनाकर रखते हैं। बाकी जातियों से कोई लेना देना नहीं है। आप उठाकर देखेंगे इतिहास में तो आजमगढ़ जब उपचुनाव हुआ, आजमगढ़ चुनाव में जब शराब की तस्करी में रमाकांत यादव जेल जाते हैं तो सबसे पहले आदरणीय अखिलेश यादव जी जेल में मिलने चले जाते हैं। लेकिन 2 जवाब दीजिए भुवन जी, जेल में थे, बाकी जातियों को डमरू बना के रखते हैं, सिर्फ यादव की राजनीति करते हैं आप लोग, उनसे मिलने नहीं जाते। अब हमारी बात होने दीजिए, थोड़ा 2 मिनट मैं लौटती में जवाब ले लूं, फिर आती हूँ आपके पास, आती हूँ सर।
जल्दी से जवाब दीजिए। अभी वो फिर जाते रत्नेश जी हैं, का रुख अभी करना है मुझे, हाल रत्नेश ही जी में का अभी रुख सोलंकी नहीं किया। साहब, अभी हाल ही में सोलंकी साहब के ऊपर कुछ जमीन कब्जा करने का आरोप लगा। ठीक है ठीक है तो ठीक है उत्तर ठीक है, मैं लौटती प्रदेश में एक जल्दी भुवन जी जवाब दीजिए। जातियों की राजनीति आप लोग करते हैं, आप तो कहते हैं जी हम तो सबके साथ की बात करते हैं, सबके विकास की बात करते हैं, सबको आगे लेके जाते हैं, ये कैसे विकास की बात है? आरोप लग रहा है आप लोगों पे। देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी जाति नहीं जमात की राजनीति करते हैं। हमारे यहाँ चाहे संगठन हो, चाहे हम जब सरकार में रहे हो, हमने सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम करा। इसी को समाजवाद कहते हैं और इसको आगे बढ़ाने की लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय डिम्पल यादव जी। ये जो चुनाव हो रहा है मैनपुरी का, इस संदर्भ में मैं एक बात कह के अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ, ये जो चुनाव हो रहा है, नेताजी की जो विचारधारा है उसको कौन आगे से बढ़ा सकता है? निश्चित यादव जी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। जब ये बात करते हैं समाजवाद की, तो 5 विधानसभा है मैनपुरी में। आज तक सरकार 4 बार रही समाजवादी पार्टी की, एक भी कश्यप को किसी भी आयोग का सदस्य नहीं बनने दिया। पूरे मैनपुरी जिले के किसी कोने से एक भी कश्यप, पाल, प्रजापति, अर्कवंशी, बंजारा, नायक को इन्होंने जिला पंचायत सदस्य तक नहीं बनने दिया। सिर्फ और सिर्फ पूरे मैनपुरी का पूरी गैंग जो है यादव के खानदान में रहेगा। क्या जरूरत है? यही समाजवाद है? ये तो सीधे सीधे हो गया कि ये परिवारवाद है। ये समाजवाद क्या है? पूछूंगी मैं आपसे, एक सेकंड रुक जाइए। मैं रत्नेश जी का रुक कर लेती हूं, मैंने उनका रुक नहीं किया काफी देर से। एक सेकंड, ठीक है समाजवाद है। ठीक है ठीक है रत्नेश जी, भागीदारी, बाकी सब डमरू बने। ठीक है ठीक है ठीक है रत्नेश जी। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष बृजलाल खबरी ने कहा है कि हमारे पास उपचुनाव लड़ने का वक्त नहीं है, समय नहीं है। ये वाकई समय नहीं है या फिर लड़ने से पहले हथियार डाल दिए? देखिए, जिस तरह से उपचुनाव पे चर्चा हो रही है, तो बिल्कुल ये सही बात कही है बृजलाल खबरी जी ने कि हमारे पास उपचुनाव लड़ने का वक्त नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपना पूरा ध्यान निकाय चुनाव पर लगा रखा है और हम सीधे सीधे 2024 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 1 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 साल का कार्यकाल बचा हुआ है। जो भी चुनाव जीत कर जाएगा 1 साल से ज्यादा लोकसभा का सदस्य नहीं रहेगा। हमारा कांग्रेस पार्टी का पूरा ध्यान जो है वो निकाय चुनाव पर। दूसरी बात ये है कि 2004 के बाद आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारे हैं और ये जो एक राजनीतिक नैतिकता और राजनीतिक सम्मान देने की बात होती है, यही बात जब सोनिया गांधी जी रायबरेली से लड़ती हैं तो सपा उनके खिलाफ भी कैंडिडेट नहीं उतारती। तो हमें मानते हैं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को जब हम उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं उतारते थे तो उनके ना रहने के उपरांत भी अगर हम चुनाव तो अब मुलायम सिंह यादव नहीं, अब तो डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं। ठीक है, अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अरुण जी जल्दी से बात। गोला में भी इनको कैंडिडेट नहीं मिले, इनको आजमगढ़ में भी कैंडिडेट नहीं मिले, इनको रामपुर में भी कैंडिडेट नहीं मिले, इनको भटौली में भी कैंडिडेट नहीं मिले। मतलब कांग्रेस खत्म है उत्तर प्रदेश में। न तो संगठन बचा है, न तो इनके नेता बचे हैं, न इनके कार्यकर्ता है। तो ये लड़ने कैसे जाएंगे? जिसके पास सरकार आता है वही तो प्रत्याशी तय करता है। हमने देखा है कि रायबरेली में भी समाजवादी पार्टी लड़ी है। अब क्या हुआ वो अलग विषय है। कोई भी राजनीतिक दल होता है उसको चुनाव लड़ना है। ये बहानेबाजी बंद करिए। एक लोग भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं क्योंकि भारत टूट चुका है, उसको जोड़ने जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं नगर पंचायत की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ कर नहीं पा रहे। सुन लेते हैं, अब रत्नेश जी को मौका दीजिए, वो कह रहे हैं कुछ। सुन लेते जान रही है क्योंकि जनता आपको नोटिस में नहीं ले रही है। ठीक है सुन लेते हैं रत्नेश जी, जल्दी से बात रखिए। देखिए, मैं जहां तक जानता हूं कि जो स्वयं भारतीय समाजवादी जो समाज पार्टी है, मुझे लगता है कि अरुण राजभर जी, ओपी राजभर जी के बेटे, शायद बेटे ही हैं, ये पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों का पक्ष रखने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा प्रवक्ता के रूप में आ रहा है। ये है इनकी पार्टी। और मैं भी पूर्वांचल का हूँ, मुझे पता है कि सुभाषपा का वोट बैंक कितना है पूर्वांचल में। आप अपनी राजनीतिक हैसियत दबा चुके हैं अरुण जी। आपसे तो बहुत ज्यादा है। सुनिए, अगर हम 6 विधायक बनाए हैं तो अपने संगठन की बदौलत बनाए हैं। आपके संगठन के कितने वो कह रहे कम से कम प्रत्याशी तो हमें मिल रहे हैं, आपको प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे हैं। ठीक है कंचन जी कुछ कह रहे सुन लेते हैं। नहीं बचती उत्तर प्रदेश में। जितना वोट पाए हो पूरे सराउंडिंग उठाकर देखेंगे और उतना हम एक विधानसभा वोट पाए हैं जितना पूरे जिले में पाए हो, पूरे प्रदेश में पाए हो। मुझे अरुण जी सुनिए, हैसियत हम जानते हैं कांग्रेस से चर्चा नहीं करना। कांग्रेस को नीति को कोई लेता ही नहीं, गंभीरता से नहीं लेते। सुनिए तो मैं कह रहा हूँ, जिस जाति से आप आते हैं उसका अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ और गोंडा में एक अच्छा खासा वोट बैंक है।
गोंडा में कितने विधायक है आपके? 5 विधायक बनाए, 5 विधायक, अम्बेडकर नगर में 5, अम्बेडकर नगर में मैनपुरी में रहिए, ठीक है। ये कहा जा रहा है कि देखिए ओपी राजभर ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंट होगा भारतीय जनता पार्टी को मैनपुरी में। सुन लेते हैं, ऐसे नहीं मन करता था भाजपा के साथ चला जाता, इनकी कोई आइडियोलॉजी। कांग्रेस पार्टी कहाँ गठबंधन करती है नहीं पता है, सपा से गठबंधन किए, कांग्रेस पार्टी दुनिया भर की पार्टी से गठबंधन करती है। अपने बारे में सोचो, कांग्रेस को कोई गंभीरता से लेता है, कंचन जी कुछ कहना सुन लेते मतलब कुछ नहीं, जीरो। अरुण जी एक सेकंड। लिहाजी कांग्रेस पार्टी कल को ओपी राजभर जी को कह देगी मंत्री बना रहे तो कल हमारे साथ आ जाएंगे। अरे आपकी सरकारें नहीं बनेगी तो मंत्री कहाँ से बनाओगे? सर अभी तो उस स्थिति में नहीं है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी का सदस्य जितना वोट पाता है उतना पूरे उत्तर प्रदेश में आपका संगठन है। कंचन जी जल्दी से। आपने रत्नेश जी देखिए मुझे आवाज बंद करवानी पड़ेगी, ऐसे नहीं प्लीज डेकोरम मेंटेन रखिए। कंचन जी जल्दी से। जी अब सुनने में बहुत ही रोचक लग रहा था खैर, लेकिन फिर भी मैं बात करूं, शायद हम लोग इस विषय में कांग्रेस नहीं मेरा सवाल पे आइए। सवाल यही है कि राजभर ने अपना प्रत्याशी उतार लिया है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि सबसे ज्यादा डेंट किसे मिलेगा? वो तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को डेंट नहीं मिल सकता, क्योंकि देखिए वो अपने कामों पर चलती है। बाकी मैं एक बात बता दूं कि हमें यहाँ पर शिवपाल यादव जी को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हम लोग शायद उनको मिस कर रहे हैं। यहाँ पर उन्हें भूल जाएंगे ना तो उनका एक व्यक्तित्व जो है वहाँ पर, क्योंकि मुलायम सिंह जी के बाद में जो एक वहाँ पर प्रभाव जाता है शिवपाल जी का बहुत अच्छे से जाता है। तो अगर मैं अखिलेश जी की बात करूँ तो भुवन जोशी जी से कि परिवारवाद आपको बचाना था, कोई बात नहीं, ठीक है, परिवारवाद में शिवपाल जी भी तो आते थे, उनको ले लेते, उनको क्यों इतनी ज्यादा सजाएं दे रहे हैं आप लोग? ये मेरा प्रश्न बनता है। मुझे शायद लग रहा है कि ये दर्दनाक घटना है शिवपाल जी के बारे में। थोड़ा सा अखिलेश जी को सोचना चाहिए, तब भी आपकी ही सीट रह जाती, तब भी आपकी ही चीजें बन जाती, और अगर आप उनको उतार देते तो क्या दिक्कत हो जाती। ठीक है, लेकिन ये बताइए अपर्णा यादव चुनावी मैदान में उतारी जाएंगी क्या? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात की है अभी? नहीं अजी, अपर्णा यादव जी उतारी जाएंगी या जो भी, वो भी एक वहां पर प्रभाव डालने वाला व्यक्तित्व होगा, चाहे जो उतारा जाए। भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता के साथ इतना लेट क्यों हो रहा है? 5 तारीख को चुनाव है और उससे पहले चुनाव प्रचार भी करना है, तमाम रैलियां भी करनी है। आप तो मिशन मोड में रहते हैं हमेशा। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा भी बहुत जल्दी कर देती है और उस चुनाव प्रचार में भी लग जाती है, लेकिन इतना लेट क्यों हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? आपको याद होगा ना रामपुर में क्या हुआ, आजमगढ़ में क्या हुआ, चीजें हम लोग बहुत गंभीरता से करते हैं, और तभी गंभीरता से ही, क्योंकि रामपुर में भी अखिलेश जी ने बहुत सीरियस नहीं लिया मामले को, आजमगढ़ में भी नहीं लिया, उनको लग रहा था सब हमारे गढ़ हैं, सब हमारे पास होंगे। मैनपुरी में भी शायद कुछ ऐसा ही है, इसीलिए डिम्पल जी को उतारा है। अगर नहीं होता तो, अगर परिवारवाद से वो अलग हटते, अगर वो इस डर से या भय से या फिर अपनी ही एक छाप और अपना ही व्यक्तित्व रखने के लिए अगर वो नहीं वहां पर होते ना, तो फिर वो किसी को भी उतार सकते, किसी कार्यकर्ता को मौका दे सकते। भुवन जी आप विरासत की बात कर रहे हैं, कंचन जी इसी पे सवाल पूछ रही है, कह रही है कि ये बताइए कि विरासत को सिर्फ डिम्पल यादव ही संजो के रखेंगे क्या? विरासत को तो शिवपाल यादव भी आगे बढ़ा सकते हैं, उनके विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं, उन पे क्यों नहीं भरोसा किया जा रहा? अखिलेश यादव अपनों पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्या? देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये समाजवादी पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जैसे बीएसपी टिकट देती है, जैसे एएमआईएम टिकट देती है, तो हमारी पार्टी ये आदरणीय कंचन द्विवेदी जी के इशारे पर टिकट नहीं देगी। हमारी पार्टी के टिकट का फैसला समाज मैं क्या कहते हैं आप शिवपाल के बारे में, क्या हमारी पार्टी में टिकट का जो फैसला है हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ किसी को भी टिकट दे इनका विषय है। उन्होंने नहीं, वो आपका हक है, लेकिन थोड़ा सा विचार करिए ना, उनको तो बेचारा बना दिया। भारतीय जनता पार्टी है, इनकी जो दक्षता है, एक सेकंड सर कांग्रेस के प्रवक्ता से सर प्लीज, आई एम नेवर इंटरप्ट यू एनीवन। नहीं आप पूरी बात करिए ना सर, बात पूरी रखिए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ बहुत गंभीरता से, समाजवादी पार्टी का एक वहाँ पर मैनपुरी में स्थिति क्या है। मैनपुरी में जो नेताजी है उनको वहाँ के जो आवाम है इतना प्यार करती है, अपना श्रद्धा सुमन वोट के रूप में अर्पित करने जा रही है। निश्चित तौर पे ये चुनाव मैनपुरी की महान जनता ने अपने किसी और पर भरोसा क्यों नहीं?
मैं बोल तो रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, बहुत देश हमारी बात को सुन रहा है, प्रदेश हमारी बात को सुन रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तय करेगी क्या हम किसको टिकट दें, ये हमारा विषय है। आप किसको टिकट दें, आपकी जो दक्षता है भारतीय जनता पार्टी के दूसरे के संगठन में, दूसरे के आप केवल अपनों आपके गोला में किसको टिकट दिया, अरे बताइए ना, अभी बताइए ना कंचन द्विवेदी जी, आप बताइए अभी आपने गोला में किसको टिकट दिया, कौन थे अरविंद गिरी, कौन थे अमन गिरी, कौन थे, क्या वो बात कहते थे किसके, बताइए मुझे। नहीं, वो पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो योगी जी के बेटे तो नहीं थे, वो योगी जी के बेटे तो नहीं थे, वो तो कार्यकर्ता में पार्टी के वंशवाद में निजी तौर पे हमले मत करिए आप प्लीज, भुवन जी निजी हमले मत करिए, निजी हमले मत करिए प्लीज। ठीक है रत्नेश जी, मैं लौटती हूँ भुवन जी, 10 सेकंड। कंचन जी जिस तरह से कह रही है इतना, तो मैं कंचन जी से एक दरख्वास्त करता हूँ, अपील करता हूँ कि आप धर्मपाल सिंह सैनी जी से और भूपेंद्र चौधरी जी से और जेपी नड्डा जी को एक पत्र लिखिए कि कल वो शिवपाल जी को भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं टिकट दे देती है, अगर शिवपाल सिंह जी की इतनी चिंता है आपको। अगर नहीं, ये तो यहाँ परिवारवाद की बात हो रही है। आप अभी अपनी पार्टी जोड़िए, आप इस चक्करे में मत पड़िए, ना तो आप मंत्री हैं, ना इसमें चक्कर में पड़िए, आप आराम से एक सेकंड और यात्राएं रत्नेश जी कह रहे हैं कि देखिए सुन लेते आपके रत्नेश जी ये कह रहे हैं कि देखिए ना आप 3 में है ना 13 में है, तो बीच में मत पड़िए। दूसरी बात ये कह रहे हैं, आप मुझे भी इस बात का जवाब दीजिए कि आप तो अपने प्रत्याशी उतार नहीं रहे हैं, ठीक है आपने मना कर दिया कि चलिए नहीं हम प्रत्याशी उतारेंगे, वक्त नहीं है हमारे पास, लेकिन समर्थन दिया जाएगा क्या किसी को? नहीं, हम किसी भी पार्टी के पक्ष में ना तो प्रचार करेंगे ना किसी प्रत्याशी को समर्थन देंगे। ठीक है, ये हमारी स्थिति साफ है। हम फिलहाल हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है वो हमारी पार्टी का निकाय चुनाव पर पूरा ध्यान है, और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारा संगठन, हम लगभग 30 सालों से ज्यादा से समय से सत्ता में नहीं है तो कमजोर हो ही जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी 27 सालों तक गुमनाम थी उत्तर प्रदेश में, तो उसकी भी क्या हालत थी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अयोध्या में इनके विधायक और सांसद मुंह नहीं दिखाते थे, ठीक है, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। मुझे याद है अब अयोध्या उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार में थी, आदरणीय राजनाथ सिंह को माला पहनाने वाला कोई नहीं मिला था गोंडा में, आदरणीय राजनाथ सिंह जी को कोई माला पहनाने वाला गोंडा नहीं मिला था। तो मेहनत की थी उन लोगों ने, क्या कर रहे हैं आपके स्थलियों पे नहीं जा रहे हैं, वो तो और लोगों को तोड़ रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई पार्टी नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी जिस समय, तो उसने मेहनत की है, मेहनत करके सबका सम्मान करके सभी को जोड़ करके तब पार्टी बनती है, नहीं बनती है। थोड़ा सलाह दीजिए, दूसरों को भी मौका दीजिए, ठीक है। महंगाई टॉप पर है, गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 1100 का हो चुका है। नहीं बता पा रहे ना सर आप जनता को, ये नहीं बता पा रहे कि महंगाई है, बेरोजगारी, आप नहीं बता पा रहे, नहीं जता पा रहे। ठीक है रुक जाइए अरुण जी, थोड़ा विदेश को भी देखिए, विदेश को भी देखिए, अगल बगल के देशों को देखिए, भारत सुनने की भी क्षमता रखिए ना आप लोग, सुनने की भी क्षमता रखिए, इस तरह से थोड़ी ना होता है। ठीक है अरुण जी, सवाल मेरा आपसे है सर, जैसा कि आप दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी तो यादवों की पार्टी है, आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो सवर्णों की पार्टी है, या आप तीसरी पार्टी पे भी कोई भी आरोप लगा देते हैं, लेकिन आपके लिए भी तो एक कहीं ना कहीं मोहर छपी हुई है आप पे भी कि ये कहा जाता है कि ये तो दलितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, तो बाकी वोट बिना बाकियों के वोट लिए तो प्रत्याशी जीत नहीं सकता। अब ऐसे में मैनपुरी में बाकी वोट हासिल करने के लिए क्या करिएगा आप? संविधान में 4 जाति है, 5वीं कोई जाति नहीं है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और सामान्य जाति। अगर हमारे विधायकों का भी संख्या देखेंगे तो अनुसूचित जाति से है, जनजाति से है, पिछड़ी जाति से है और सामान्य जाति से है। हमने अपने विधायकों को भी उसी आधार पर टिकट दिया था और पंचायत चुनाव, नगर पंचायत चुनाव में भी उसी आधार पर टिकट देंगे, और आगामी लोकसभा चुनाव में भी आप देखिएगा तो हमारे यहाँ जो संविधान की व्यवस्था, जो बाबा साहब की सोच है, उसी आधार पर हम सभी समाज को, अब जैसे हमें अगर टिकट देना होता
तो हम भी किसी यादव को टिकट दे देते। जैसा कि गिनती हो रही है 4 लाख यादव हैं, 3.5 लाख साहब के हैं, ये हैं वो हैं, हम भी चाहते तो यादव को टिकट दे करके वहां भी ताल ठोकते कि यादव हमारे साथ है। लेकिन हमने सामाजिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, जो कश्यप समाज है, हमने उसको प्रत्याशी इसलिए बनाया है कि वो राजनीति में गिनती में नहीं है मैनपुरी में, और वहाँ 1,60,000 मतदाता अकेले कश्यप समाज रहता है, 1,10,000 पाल प्रजापति रहता है, लेकिन गिनती नहीं है। हम किसी को जिताने नहीं जा रहे हैं, न किसी को हराने जा रहे हैं, हम अपनी गिनती कराने जा रहे हैं कि अगर मैनपुरी जिले में इन समाज के लोगों की संख्या है तो समाजवादी पार्टी आजादी के बाद से अब तक वहां राजनीति में इनको क्यों नहीं ऊपर उठने दिया और क्यों आज तक दबा के रखा। मैंने देखा है किसनी विधानसभा में हमने सभा किया था और किसनी विधानसभा में 5,000 से ज्यादा संख्या जुटी थी, वहां सब लोग हाथ उठाकर कहे कि यहाँ यादव समाज के लोग सबसे ज्यादा हमारे को पीड़न करते हैं, हमारी जमीनों पर ज्यादा कब्जा करते हैं, हमें राजनीति में उभरने नहीं देते हैं। तो उन समाज के लोगों को हमने एक प्लेटफॉर्म दिया कि अगर आपको प्रताड़ित किया जाता है, आपको सताया जाता है, तो आप हमारे रास्ते पर आइए, हमारे प्रत्याशी का मदद करिए, रमाकांत कश्यप के साथ खड़े होइए। लोग हाथ उठा करके खुद पैसा, लेकिन जनता कितना विश्वास करेगी सर, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। चलिए, आपने प्रत्याशी तो उतार दिया है, अकेले दम पर चुनाव भी लड़ रहे हैं, बाकी पार्टियों की तरफ ये भी कहा नहीं जा सकता कि देखिए आपके पास प्रत्याशी नहीं है, प्रत्याशी भी है, उतारा भी है, चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन जनता कितना प्यार जताएगी ये तो वाकई देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में इतना ही, नमस्कार।